की प्रेजेंटेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो सर्विस। हम बेसिकली बात करेंगे कि माइक्रो सर्विस, जो आज का हमारा एजेंडा है वो ये है कि हम स्टार्ट करेंगे मोनोलिथिक से आर्किटेक्चर से, देन हम एसओए पे जाएंगे एंड देन माइक्रो सर्विस पे जाएंगे कि तीनों में हमारे पास क्या फ़र्क है और किस तरह जो आईटी इंडस्ट्रीज ने इवॉल्व किया फ्रॉम मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विस। देन हम कुछ प्रॉन्स और लिमिटेशंस पे बात करेंगे, कौन सा तरीका बेहतर है, क्या अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। एंड देन फिर एट द लास्ट हम बात करेंगे इंटर सर्विस कम्युनिकेशन की और एपीआई गेटवे की, जो कि माइक्रो सर्विस का कंपोनेंट होता है। एक क्विक सा ओवरव्यू कर लेते हैं हम मोनोलिथिक एप्लीकेशन का। तो एक जो मोनोलिथिक एप्लीकेशन होती है वो क्या होता है, उसमें हमारे पास सिंगल कोड बेस एक एप्लीकेशन होती है जिसमें तमाम चीज़ों को कंबाइन कर लिया जाता है, जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है, बिजनेस लेयर आ जाती है और डेटा एक्सेस लेयर आ जाती है, और वो किसी एक सिंगल डेटाबेस के साथ कनेक्ट होती है। अ, अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, जब फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास एक डबल कैसेट रिकॉर्डर है। तो अगर इस मोनोलिथिक एप्लीकेशन को मुझे कन्वर्ट करना हो किसी स्मार्ट डिवाइस के अंदर या सीडी प्लेयर या डिजिटल रेडियो के अंदर, तो मुझे इस पूरा मोनोलिथिक एप्लीकेशन का जो कोड है वो रीवैम्प करना पड़ेगा, रीवर्क करना पड़ेगा। एक तरीके से मुझे इस पूरी एप्लीकेशन को दोबारा से लिखना पड़ेगा। इसके फ़ायदे भी होते हैं मोनोलिथिक के हमारे पास काफ़ी। अगर मैं फ़ायदों की बात करूँ तो उसमें फ़ायदे जो है हमारे पास, जो हमारे पास फ़ायदे आ सकते हैं मोनोलिथिक एप्लीकेशन में, वो इजी टू डेवलप होता है, डिबग करने में आसानी होती है हमारे पास, और डिप्लॉय करने में काफ़ी इजीली होता है क्योंकि एक सिंगल एप्लीकेशन होती है, सिंगल कोड बेस, तो हम उसको इजीली डिप्लॉय कर लेते हैं। जो इसमें जो क्या कहते हैं लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं, तो लिमिटेशंस में ये होता है कि ये टाइटली कपल्ड होते हैं। मॉड्यूल्स एक दूसरे से टाइटली कपल्ड होते हैं, हर मॉड्यूल का रेफरेंस दूसरे मॉड्यूल में जा रहा होता है, और अगर आपने किसी एक मॉड्यूल में चेंज कर दिया हो, मिसाल के तौर पे एक फंक्शन था हमारे पास जो कॉमनली यूज हो रहा था 3-4 मॉड्यूल्स के अंदर, और उसमें किसी नए डेवलपर ने आके कुछ चेंज कर दिया अपने हिसाब से, और वो 10 जगह पे रेफरेंस था डिफरेंट मॉड्यूल्स में, तो उसके मॉड्यूल में तो वो वर्क कर जाएगा, लेकिन बाकी मॉड्यूल्स में वो क्रैश कर रहा होगा या कोई प्रॉब्लम ओकर हो रही होगी वहाँ पे। इसमें लॉन्ग डिप्लॉयमेंट साइकिल्स होते हैं हमारे पास। अगर एक मॉड्यूल डिपेंडेंट है दूसरे मॉड्यूल पे, तो अगर आपने इस मॉड्यूल पे चेंज किया चाइल्ड मॉड्यूल पे, तो आपको पेरेंट मॉड्यूल को भी चेक करना पड़ता है कि वो वर्क कर रहा है उसके उसके साथ या नहीं कर रहा, और उसमें कोई क्लियर ओनरशिप नहीं होती अगर लार्ज टीम काम कर रही है इसके अंदर। तो उसमें होता है ये कि कोड कन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा, और क्या कहते हैं, दो टीमें एक साथ एक फाइल पे काम कर रही है तो वहाँ लॉजिक के इश्यूज आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे पास। और इसमें न्यू टेक्नोलॉजी स्टैक को भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपने जो एक टेक्नोलॉजी स्टैक अप्लाई किया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्रोजेक्ट, आपको वही लेके चलना पड़ता है। वो दोबारा अप्लाई करने में आपको दोबारा से रीवर्क करना पड़ता है बहुत सारा। अब अगर मोनोलिथिक एप्लीकेशन की हम क्या कहते हैं स्केलिंग की बात करें, मोनोलिथिक एप्लीकेशन की हम स्केलिंग की बात करें, तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन में अगर हम फर्स्ट कर लें, अगर हमें इसको क्या कहते हैं स्केल करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम एक और इंस्टेंस बनाएंगे और इंस्टेंस में पूरी की पूरी एप्लीकेशन हम डिप्लॉय कर देंगे, जिससे एक तो ये जो रिसोर्स इनफिशिएंट हो जाएगी हमारे पास, और हम जो काम है वो डुप्लीकेट कर रहे होंगे मल्टीपल नोड्स पे। तो और डेटाबेस सबका एक ही होगा, जिससे बोटलनेक्स हमारे पास क्रिएट्स होंगे बहुत सारे। क्या क्या फीचर्स आपका इंक्रीज करते रहते हैं, स्मॉल डिपेंडेंट नहीं है फ्यूचर पे कि भाई हम कैसे जाना है, तो आप मोनोलिथिक का है। हेलो, आवाज आ रही? जी जी, आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आपको क्लियर है? नहीं, बीच में मिस हो गई। ओके, अब क्लियर है? जी, जी जी, क्लियर। आवाज आ रही है आपकी, अदिल आवाज आ रही है आपकी। जी चलें ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली इसमें अगर हमारे फीचर्स जो हैं वो बढ़ जाएं, मोनोलिथिक एप्लीकेशन में पहले 6-7 फीचर्स थे, वो आपस में इंटर कम्युनिकेट कर रहे थे रेफरेंसेस के थ्रू, लेकिन अगर वो बढ़ जाते हैं हमारे पास, फर्स्ट करने 20-25 फीचर्स हो गए हमारे पास एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन में, देन वो फीचर एक दूसरे के बिजनेसेस को मॉड्यूल्स को रेफरेंस कर रहे होंगे, एंड देन वो एक खिचड़ी सी बन जाती है। कोई बिजनेस मॉडल
जैसे ये कोड है हमारे पास, हमारा नेट खराब चल रहा है या किसी ने कुछ अनिल का? ऐसा चेंज कर दिया जी। अनिल ऑफिस में हो? ऑफिस का नेट कर रहा है कहते। जैसे कोई एक फंक्शन को चेंज कर हमारे पास, और बात है वो इधर भी कॉल और यहाँ पे भी हमारे पास मसले आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब हम सर्विसेज उनको काफ़ी लॉस्ट हुआ इस चीज़ का। एंड फिर हुआ ये कि क्या कहते हैं, जब उनके इंजीनियर्स बैठे और फिर उन्होंने ये डायग्नोज किया कि हमारी जो अपनी पूरी एप्लीकेशन है उसके दूसरे मॉड्यूल तो चल रहे थे, लेकिन किसी एक मॉड्यूल में एक ऐसी खराबी हुई जिसकी वजह से हमारा पूरी जो एप्लीकेशन है वो डाउन हो गई हमारी। अब उसका हल उन्होंने ये निकाला कि अगर हम इस पूरे मोनोलिथिक एप्लीकेशन को अगर हम डिवाइड कर लें मुख्तलिफ स्मॉलर सर्विस के अंदर, तो इसमें चांसेस कम है पानिस्पत पूरा सिस्टम फेल हो, हमारा जो स्पेसिफिक सर्विस है वो फेल हो जाएगी हमारी। तो हम अपने पूरे सिस्टम को सरवाइव कर जाएंगे पानिस्पत वो एक स्मॉल सर्विस फेल कर जाए हमारी। तो इसलिए वो फिर इस अप्रोच पे आए थे कि ये अप्रोच आता है बेहतर है पानिस्पत के हम एक पूरा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बनाए, उसको हम मुख्तलिफ फाइन ग्रेन माइक्रो लेवल सर्विसेज में तोड़ते हैं। ओके, अब सर्विसेज ओरिएंटेड, अगर मैं आर्किटेक्चर माइक्रोमोनोलिथिक के पास सर्विसेज ओरिएंटेड हमारे पास एक आर्किटेक्चर आया था। तो सर्विसेज ओरिएंटेड में यही था कि उसमें हमने मोनोलिथिक के जो को डुप्लीकेशंस थी उनको ऐसा सर्विस यूजेबिलिटी के तौर पे हमने उसको यूज़ किया था। और क्या जैसे जो एसओ एप्लीकेशन है वो हमारे बेसिकली बिजनेस पर्पसेस टास्क रिलेटेड बिल्ड होती है। और लेकिन अगर बात की जाए माइक्रो सर्विस और सर्विसेज ओरिएंटेड की, तो जो मेजर फर्क है वो ये है कि क्या कहते हैं सर्विसेज ओरिएंटेड के अंदर आपके पास वो डेटा एक्सेस है, वो शेयरिंग ऑफ क्या कहते हैं डेटा है वो बिटवीन दी सर्विसेज होती है सिंगल डेटाबेस पे। हर माइक्रो सर्विस में आपका जो माइक्रो सर्विस है उसमें हर किसी का अपना एक इंडिपेंडेंट डेटाबेस होता है। अ, और क्या कहते हैं जो रिसोर्स शेयरिंग है बिटवीन दी सर्विसेज चलती है एसओए के अंदर। अब अगर मैं बात करूं माइक्रो सर्विस की, जो कि हमारा बेसिकली एजेंडा है, माइक्रो माइक्रो सर्विस है क्या? माइक्रो सर्विस बेसिकली एक स्मॉल फाइन ग्रेन्ड इंडिपेंडेंट डिकपल्ड और बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट फंक्शनल सर्विसेज है, जो बेसिकली कम्युनिकेट करती है एक दूसरे के साथ एक टास्क को अचीव करने के लिए। हर माइक्रो सर्विस जो है उसका एक अपना इंडिपेंडेंट डेटाबेस होता है। अगर हम यहाँ तस्वीर में देखें तो हर माइक्रो सर्विस का अपना इंडिपेंडेंट डेटाबेस है, और इसमें कोई टेक्नोलॉजी की कोई वो स्टैक टेक्नोलॉजी स्टैक की कोई लिमिटेशंस नहीं होती कि मतलब मैं चाहूँ तो एक माइक्रो सर्विस में नो सीक्वल यूज़ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो दूसरी माइक्रो सर्विस में मैं सीक्वल सर्वर यूज़ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किसी में रेडिस कैशे भी यूज़ कर सकता हूँ डिपेंडिंग अबाउट माई नीड एंड रिक्वायरमेंट। हर माइक्रो सर्विस की एक टीम होती है, क्लियर ओनरशिप होती है कि उस माइक्रो सर्विस को कौन सी टीम ऑन कर रही है, और जो डेटा है आपका वो डिसेंट्रलाइज वे से पड़ा हुआ होता है। और क्या कहते हैं इसमें कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एक ऑटोमेशन प्रोसेस भी आ जाता है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का डेवलपमेंट का आपको एक आसानी हो जाती है, वो हम आगे चल के देखेंगे कि वो किस तरह आसानी पैदा होती है। अगर आप इस तस्वीर में भी देखें, एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन जो है, हर मोनोलिथिक एप्लीकेशन। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन ना विजिबल नहीं है, आप एक बार रीशेयर कर लेंगे स्क्रीन को? मैं ये शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन को। मैंने ये शेयर कर दिया, आप विजिबल है? नहीं मुझे तो नहीं है visible। पहले थी अब नहीं है। जो लोग ऑफिस में नहीं है उनमें से कोई बताया क्या है अवेलेबल? नहीं है विजिबल। पहले विजिबल थी अब नहीं पहले की विजिबल गई थी, अब लोडिंग हो रही थी, बट अगेन रीशेयर कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग से ही विजिबल नहीं है। अदिल एक काम करो, रीज्वाइन करो जरा। मैंने
मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आ रही है आप लोगों को? नहीं, स्क्रीन नजर नहीं आ रही है दिल। आप कॉल ज्वाइन करते हैं। अब इसी वाले मेरी स्क्रीन लोड हो रही है, लेट्स सी। आ गई है। विजिबल है, आ विजिबल गई। है। आ गई। ओके, मैं इस वक्त माइक्रो सर्विस की स्लाइड पे हूँ, तो आप लोगों को वही स्लाइड दिख रही है? यस, माइक्रो सर्विस वाली स्लाइड है। ओके, इसमें बेसिकली आप इसमें अगर आप क्लियरली देख सके कि मोनोलिथिक में हमारे पास एक सिंगल कोड बेस पे जो एंटिटी है वो एक डेटाबेस हम अटैच कर सकते हैं। आप वो NoSQL कर लें या SQL कर लें, लेकिन माइक्रो सर्विस को एक डेटाबेस देते हैं या हर सर्विस का अपना एक अलग डेटाबेस रख लें। ओके, अब बात की जाए अगर स्केलिंग की, जो हमने पहले बात की थी, अगर मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस की स्केलिंग देखें तो मोनोलिथिक में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मोनोलिथिक में अगर हम स्केलिंग करें हॉरिजॉन्टली, देन फिर हमें इंस्टेंसेस बनाने लग जाए। इंस्टेंसेस जो है मल्टीपल सर्विस चाहिए होंगे इंस्टेंसेस, क्या कहते हैं, सर्विस के इंस्टेंस को अप करने के लिए और डिप्लॉयमेंट करने के लिए। और क्या कहते हैं, हम एक जगह डिप्लॉयमेंट करेंगे, दूसरी जगह डिप्लॉयमेंट करेंगे, फिर हमें ये करना पड़ेगा इन मोनोलिथिक अगर हम स्केलिंग करें। और अगर माइक्रो सर्विस बात की जाए, जैसे एक माइक्रो सर्विस थी हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 3 सर्विसेज हैं, ऑर्डर, कैटलॉग और यूजर मॉड्यूल या कस्टमर मॉड्यूल। और मेरे पास लोड बढ़ के है ऑर्डर मॉड्यूल पे, और यूजर और कस्टमर और कैटलॉग मॉड्यूल पे मेरे पास लोड नहीं बढ़ा। तो मुझे बेसिकली जरूरत है उस लोड को बैलेंस करने के लिए मैं ऑर्डर मॉड्यूल का एक और इंस्टेंस बना सकता हूँ। सो जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट सिर्फ मैं उसी चीज़ को इंक्रीज करूँ पानिस्पत के मैं पूरे इंस्टेंस को या एप्लीकेशन को, हर चीज़ को मैं बार बार रेप्लिकेट पर करूँ, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है मैं उसको भी इंस्टेंस क्रिएट करूँ मैं उस सर्विस का भी। तो ये एक मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस की जो स्केलिंग है उसमें ये एक फ़र्क है। अच्छा, जैसे हर चीज़ के प्रोस एंड लिमिटेशंस होती है, तो इसी तरीके से माइक्रो सर्विस के भी कुछ प्रोस एंड लिमिटेशंस है। अगर मैं इनके फ़ायदों की बात करूँ तो इसमें सबसे फ़ायदा ये है कि इसकी स्केलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है कि आप किसी भी माइक्रो सर्विस को स्केलेबल कर सकते हो आप। और इसमें आप कोई भी नया टेक्नोलॉजी स्टैक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। और एक तो ये आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज भी हो जाती है इसके अंदर। अगर फर्स्ट फर्ज कर लें हमारे पास मोनोलिथिक के अंदर कहीं एक इशू आता है, अगर मैं आगे इसमें एक तस्वीर दिखाता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, तो इसमें अगर मेरे पास कहीं भी पेमेंट के अंदर या बिलिंग के अंदर एक साइक्लिक लूप बन जाता है डेटाबेस लेवल, उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो पूरी सर्विस है मेरी ये डाउन हो जाएगी। और अगर मैं इसी क्या कहते हैं सर्विस को अगर मैं तोड़ूं, इस मोनोलिथिक एप्लीकेशंस को मैं तोड़ूं किसी माइक्रो सर्विस लेवल पे, तो उसमें माइक्रो सर्विस बेसिकली बिजनेस टू मैन एंटिटीज की किट घूमती है। तो हर मॉड्यूल की मैं एक सर्विस बना दूं, मैं रेस्टोरेंट की एक सर्विस बना दूं, मैं ऑर्डर की एक सर्विस बना दूं, मैं डिलीवरी की एक सर्विस बना दूं, बिलिंग और पेमेंट की मैं अलग अकाउंट सर्विस बना दूं, नोटिफिकेशन की मैं अलग सर्विस बना दूं नोटिफिकेशन सर्विस के नाम से। अब फर्ज कर लें जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि पेमेंट में एक साइक्लिक लूप आ गया या साइक्लिक डिपेंडेंसी बन गई मेरे पास कहीं भी डेटाबेस लेवल पे, वही सर्कुलेटिव। अब इसमें तो पूरा सिस्टम हमारा डाउन हो जाएगा, हमें ये इशू टेस्ट करने में भी टाइम लग जाएगा। पहले हम रेस्टोरेंट में देखेंगे, ऑर्डर में देखेंगे, डिलीवरी में देखेंगे कि वो इशू प्रोड्यूस कहाँ हुआ है। लेकिन माइक्रो सर्विस लेवल पे अगर हम जाएं तो इसमें हमें एक फॉल्ट क्या कहते हैं, एक तरीके से हमें इशू डायग्नोस करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि बाकी सर्विसेज तो सिस्टम तो हमारा चल रहा होगा, हमारे पास सिर्फ एक ही सर्विस डाउन होगी और हमें उससे एक अंदाजा हो जाएगा कि किस सर्विस में क्या मसले। तो हमारे पास एक क्या कहते हैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें कहाँ देखना है। ओके, इसमें आप कोई सा भी टेक्नोलॉजी स्टैक अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो किसी भी मैक्रो सर्विस में कोई न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ईजियर होता है पानिस्पत के आप मोनोलिथिक में अडॉप्ट करें, क्योंकि मोनोलिथिक में फिर ये होता है आपके पास के आपका आप अडॉप्ट करते हैं वो आपको फिर वही सा सिस्टम इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, चेंजेस करनी पड़ती हैं बहुत सारी। लेकिन
क्या कहते हैं माइक्रो सर्विस में इस तरह का नहीं है हिसाब। अब अगर इसकी लिमिटेशंस की बात की जाए तो देखें, जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं, तो उसमें काफ़ी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है सिस्टम की, एंड देन उसमें फिर रिसोर्स कंजम्पशंस भी बढ़ जाता है आपका। और अगर माइक्रो सर्विस को डिज़ाइन सही तरीके से ना किया जाए, सर्विसेज को सही तरीके से ना बनाया जाए, उसकी कम्युनिकेशन को सही तरीके से ना रखा जाए, तो फिर एक सिंपल जो सर्विसेज होती हैं वो भी काफ़ी क्योस पैदा कर देती हैं। पता चला कि एक माइक्रो सर्विस पे टेनेंट गया हुआ है एक, और उस टेनेंट का डेटा किसी और टेनेंट को दिख रहा है, उसका मैसेज किसी और टेनेंट को डिलीवर हो रहा है, या टेनेंट पी का मैसेज टेनेंट ए को डिलीवर हो रहा है, जो कि बहुत सेंसिटिव डेटा है। अब वही बात आके कि अगर हमें चूज करना हो तो हम कौन सी चीज़ चूज करें, मोनोलिथिक या माइक्रो सर्विस। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे स्ट्रक्चर्स हैं, और दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चला जाता है। जैसे मोनोलिथिक में अगर हमारे पास क्लियर नॉलेज है कि हमें बनाना क्या है, और हमारे पास क्या कहते हैं इतनी एक्सपर्टीज की भी जरूरत नहीं है उसको मोनोलिथिक बनाने में, क्विकली सोल्यूशन देना है, फास्ट सोल्यूशन देना है, लो बजट है, स्मॉल प्रोजेक्ट है, स्मॉल टीम है, तो हम मोनोलिथिक के साथ जा सकते हैं। माइक्रो सर्विस में ये है कि अगर हमें इन फ्यूचर किसी भी प्रोजेक्ट को स्केल करना है, और हमें कोई रिक्वायरमेंट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में जाकर उस रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, या हम टेक्नोलॉजी अभी ये रख रहे हैं, बाद में हम टेक्नोलॉजी को चेंज कर लें अपनी। और हम अगर इसमें एक बजट का भी एक कॉस्ट भी आती है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको फिर कंटेनराइजेशन एंड क्लाउड की भी जरूरत पड़ती है, और डॉकर की जरूरत पड़ती है इसमें आपको, और इसमें आपको एक्सपीरियंस टीम चाहिए होती है, रिसोर्सेज, क्योंकि हर माइक्रो सर्विस जो है वो टीम ऑन कर रही होती है पूरी, एक टीम 2 से 3 माइक्रो सर्विस ऑन कर सकती है। अब अगर बात की जाए डिप्लॉयमेंट साइकिल की एक, तो डिप्लॉयमेंट साइकिल अगर देखा जाए तो एक मोनोलिथिक का डिप्लॉयमेंट क्योंकि सिंगल कोड बेस होता है, तो अगर 3 टीमें एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन में काम कर रही है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है मोनोलिथिक पे, उस पर 3 टीमें काम कर रही है, तो फर्ज कर लें अगर कोई डिप्लॉयमेंट करनी है एट 5 o'clock और एट 6 o'clock, और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट टीम का काम हो गया है, उसने बोला मुझे डिप्लॉयमेंट करना है, लेकिन डिलीवरी और उसका काम डिपेंडेंट है डिलीवरी और ऑर्डर मैनेजमेंट के टीम के ऊपर, तो अब वो वेट करेगा डिलीवरी और ऑर्डर मैनेजमेंट की टीम का काम कंप्लीट हो, देन मैं उसको डिप्लॉय करूँ काम को, एंड देन फिर वो पूरा काम टेस्ट हो, अगर उसमें कोई मसला आता है जेनकिंस के थ्रू से निकलते हुए, अगर उसमें कोई मैनुअली टेस्टिंग में मसला आता है या ऑटोमेटेड टेस्टिंग में मसला आता है, तो वो पूरी बिल्ड रिवर्ट होगी। हो सकता है मसला रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, अब क्लियर है? मुझे तो क्लियर आ रही है आपकी आवाज। आवाज सही आ गई एकदम। अच्छा, सही। अच्छा, अब बेसिकली हो सकता है वो जो मसला हो वो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट टीम के काम में मसला हो, और बाकी 2 टीम्स के काम में मसला ना हो। सही है। अब इसी को अगर हम डिप्लॉयमेंट प्रोसेस साइकिल जो है माइक्रो सर्विस लेवल पे देखें, तो हमारे पास एक ऑर्डर सर्विस हो गई, रेस्टोरेंट सर्विस हो गई, और डिलीवरी मैनेजमेंट सर्विस हो गई। हर सर्विस का डिफरेंट कोड बेस है। ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस टीम ने अपना काम किया, जेनकिंस से कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन डेवलपमेंट से गुजारा और डिप्लॉय कर दिया। उनके काम में कोई मसला आया तो क्लियर होगा कि इनके काम में मसला है, वो उसको दोबारा डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, हर सर्विस एक दूसरे से अपने आप को इंडिपेंडेंट रखती है, डीकपल्ड फॉर्म में हर सर्विस होती है एक दूसरे से, तो इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती हमारे पास बिटवीन दी टीम्स। अब ये एक माइक्रो सर्विस का स्ट्रक्चर है, हम आगे जाकर से कंपोनेंट्स को भी देखेंगे कि ईच कंपोनेंट क्या करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्लाइंट ऐप पे आपकी मोबाइल ऐप हो गई, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई, या MVC वेब एप्लीकेशन हो गई आपकी, यहाँ से क्लाइंट से जब भी कॉल जाएगी तो एक टोकर के ऊपर आपकी जो है माइक्रो सर्विस है वो होस्ट होती है। अब जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड से टोकर पे जाएगी, सबसे पहले वो एक API गेटवे से पास होगी। API gateway is front of every microservice. आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि आप क्लाइंट जो भी कम्युनिकेशन करेगा वो वाया API गेटवे से करेगा। अब आगे जाके हम देखते हैं ये API गेटवे क्या है, अभी आगे जाके स्लाइड्स में पता चलेगा हमें, लेकिन ये स्ट्रक्चर मैं आपको एक रफी सा बता सकता हूँ कि ये API गेटवे होता है जिसके थ्रू जो है राउट होता है कि भाई एक मैसेज आया मेरे पास ऑर्डर का, तो वो API गेटवे डायग्नोस करता है कि ये मैसेज किस सर्विस को राउट करना है, देन वो उस मैसेज को ऑर्डर की सर्विस पर राउट कर देता है, एंड देन ऑर्डर सर्विस उस मैसेज को प्रोसेस
करती है। और अगर उस ऑर्डर सर्विस ने कुछ जनरेट करना है कोई इवेंट, तो वो एक इवेंट जनरेट करती है कि भाई ऑर्डर प्रोड्यूस हो गया, तो उसको ऑर्डर को किसी कस्टमर सर्विस के साथ लिंक कर दो। तो उसमें वो जो ऑर्डर है वो किसी भी थर्ड पार्टी टूल से आप कह लें या आप अपना भी बना सकते हैं, एक पब्लिक सब्सक्राइबर इंटर सर्विस कम्युनिकेशन, जो एक और आप सर्विस बना सकते हैं जिसको आप पास करें, देन वो आके दूसरी सर्विस को पास करते हैं, या आप थर्ड पार्टी यूज कर सकते हैं, रैपिड MQ, काफका, माइक्रोसॉफ्ट की कोई बस या अज्योर बस या अमेजोन की बस को आप यूज कर सकते हैं, या नेट्स यूज कर सकते हैं। तो वो इवेंट जनरेट होगा, वो इवेंट बेसिकली जब जनरेट होगा ऑर्टिंग माइक्रो सर्विस से, तो वो इवेंट जो भी सर्विस लिसन करी होगी उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। ये एक ओवरऑल था माइक्रो सर्विस का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मैंने API गेटवे का इतना बताया नहीं था, लेकिन अब API गेटवे पर अगर हम बात करें कि API गेटवे है क्या, फर्स्ट कर लें हमने कोई 20-30 माइक्रो सर्विस बना ली, और वो 20-30 माइक्रो सर्विस जो हैं, हर माइक्रो सर्विस की अलग IP एड्रेस और हर अलग अलग पोर्ट पे चल रहा है वो। तो अब अगर API गेटवे नहीं रखें, तो अब कोई क्लाइंट है वो या हमारे जो वेब API है या फ्रंट एंड है, अब वो या तो हर सर्विस की पोर्ट को IP एड्रेस को अपने पास ही स्टोर करे, देन जब प्रोडक्शन पर डिप्लॉय तो वहाँ IP कुछ हो, देन वो उसको चेंज करे, उसके हिसाब से शेयर सेटिंग्स में जाके, जेसन के अंदर जाके पानिस्पत के हम इन सब को क्या कहते हैं डायरेक्ट हिट करें। हम क्यों ना एक मिडलवेयर रखें इन सब के दरमियान, जो इनसे बात करें और हमें एक रिस्पॉन्स ला के देते हैं, हम उससे बात करें, वो हमें आके चाहे वो रिलेटेड सर्विस को रिक्वेस्ट दे, इंटरनल रिस्पॉन्स लेके हमें देते हैं। तो API गेटवे का बेसिकली काम यही होता है कि वो इन तमाम सर्विसेज को हैंडल करता है। कोई भी रिक्वेस्ट आती है, उस रिक्वेस्ट को लेकर वो उस रिक्वेस्ट को लेके आके पास ऑन करते का उसकी रिलेटेड सर्विस को। अब एक API गेटवे का अगर हम पैटर्न देखें, तो API गेटवे का वही जो मैं बता चुका हूँ पीछे का, यही होता है कि एक रिक्वेस्ट आती है, वो रिक्वेस्ट को ऑब्जर्व करता है, फिर लोड बैलेंसर से वो रिक्वेस्ट पास होके किस इंस्टेंस ऑफ कस्टमर, किस इंस्टेंस ऑफ सर्विस को जानी चाहिए, उस पर वो उस इंस्टेंस ऑफ सर्विस से पास कर देता है। वो लोड बैलेंसिंग कैसे होती है वो हम आगे जाके देखते हैं, एंड देन वो होल ऑपरेशन परफॉर्म होता है आपका। API गेटवे पे हम ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टफ, ट्रैफिक कंट्रोलिंग भी हम कर सकते हैं, टेफूप्स के ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं, लॉगिंग भी कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, API गेटवे पे हम ट्रैफिक डाइवर्जन भी कर सकते हैं। कि हम अगर चाहें कि कुछ स्पेसिफिक सबसेट ऑफ यूजर्स को नए इंस्टेंस पे भेजते हैं, तो हम आके जाके वो टेफऑप्स की एक तो डिप्लॉयमेंट रिलीज अप्रोच होती है, वो देखते हैं कि उसमें किस तरह काम होता है। अब वैसे तो कई API गेटवे .NET पे कई किस्म के API गेटवे मौजूद है, लेकिन मैं अगर ऑक्सीलोट API गेटवे की बात करूं, तो ऑक्सीलोट API गेटवे में हम बेसिकली जेसन फाइल में तमाम APIs के जो हैं वो पाथ डिफाइन करते हैं। इसमें तो हर रूट के अगेंस्ट दो चीज़ें होती हैं, एक डाउन स्ट्रीम होता है, एक अप स्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम में आप डिफाइन करते हो उस का URL डायरेक्टरी के वो किस स्कीम पे काम करती है, वो किस स्कीम पे काम कर रहा है, वो क्या कहते हैं, वो एंड पॉइंट किस स्कीम पे काम कर रहा है, उसका होस्ट क्या है, उसकी पोर्ट क्या है, और अप स्ट्रीम आप उसके एक्शन परफॉर्म कर देते हो कि वो उस एंटिटी पे क्या उस एंटिटी पे क्या क्या एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये आप क्या कहते हैं, हर क्या कहते हैं एंड पॉइंट के लिए आप यहाँ पे ऑक्सीलोट API में काम कर रहे होते हो। अब वही बात है कि अब हर एंड पॉइंट को मैं लिखूं यहाँ पे और फिर उसको करूँ, तो इसके लिए फिर एक और चीज़ आई सर्विस डिस्कवरी की। जो सर्विस डिस्कवरी है, उसमें अगर हमारे पास बहुत सारी माइक्रो सर्विस हो जाए, तो फिर हम तो उसी को लिखते रहें, और फिर अगर किसी का हमने एंड पॉइंट नाम चेंज कर दिया, देन उसको आके यहाँ पे आके चेंज करें, हजारों एंड पॉइंट में से उस एंड पॉइंट को ढूंढे और यहाँ पे आके उसका नाम चेंज करें। तो सर्विस डिस्कवरी ने क्या किया कि सर्विस डिस्कवरी के लिए हम कंसोल यूज कर सकते हैं, जो कि .NET के लिए अवेलेबल है, पैकेज न्यूकट के ऊपर हमारे पास। सर्विस डिस्कवरी बेसिकली ये है कि API गेटवे को ये अंदाजा हो जाता है कि कौन कौन सी सर्विस इस वक्त चलनी है और सर्विस से कौन कौन से इंस्टेंस चलने हैं। मिसाल के तौर पे सर्विस डिस्कवरी हमें ये एक अगर मैं यहाँ पे पेज में देखूँ, तो सर्विस इंस्टेंस 1 है, एक सर्विस इंस्टेंस 1 चल रहा है, एक सर्विस इंस्टेंस 2 चल रहा है। तो बेसिकली जब भी सर्विस इंस्टेंस अप होंगे, तो इनके अंदर सर्विस डिस्कवरी जो क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट करेगी सर्विस रजिस्ट्री को कि भाई ये इस इंस्टेंस अप हुआ है, इसमें इनके नाम जा रहे होंगे, इनकी एक यूनिक ID आइडेंटिटी जारी होगी।
अगर तो सेम आईडी और नेम का है, इसका मतलब एक ही इंस्टेंस के दो एक ही सर्विस के दो इंस्टेंस अप हुए हैं। अगर ये डिफरेंट होगा तो इसका मतलब दो डिफरेंट इंस्टेंस चल रहे हैं इस वक्त। तो सर्विस हिस्ट्री को ये एक आइडिया हो जाता है कि एक इंस्टेंस के या एक सर्विस के कितने इंस्टेंस इस वक्त करंटली रन हो रहे हैं एक टोकर के अंदर। तो बेसिक जो एपीआई गेटवे है वो बेसिक क्यूरी करता है सर्विस हिस्ट्री को कि मुझे इस सर्विस के इंस्टेंस ला के दो, तो वो आपको इंस्टेंस ला के देता है। फिर उस हिसाब से लोड बैलेंसिंग होती है। लोड बैलेंसिंग में होता ये है कि अगर आपने एक वहाँ पे लिमिट लगाई हुई है कि 5000 की एक लिमिट लगाई हुई है कि अगर इससे ज़्यादा एक्सीड करे रिक्वेस्ट पर सेकेंड या पर मिनट, तो आप एक और इंस्टेंस सर्विस का क्रिएट कर दो और उस 5000 रिक्वेस्ट पर लिमिट को डिवाइड कर दो 2500 रिक्वेस्ट पे। तो लोड बैलेंसिंग इस तरीके से हमारे पास इंस्टेंस क्रिएशन करके एट द हेल्प ऑफ कुबरनेटिस एंड डॉकर आप कर सकते हैं ये चीज़। अच्छा, अब एपीआई गेटवे का फ़ायदा डेवऑप्स को भी होता है काफ़ी। मिसाल के तौर पे हमने हमारी एक सर्विस थी कस्टमर सर्विस, और कस्टमर सर्विस का हमारा एक वर्जन था 1 जो चल रहा था, ओल्ड वर्जन। बेसिकली एक ब्लू प्रिंट डिप्लॉयमेंट अप्रोच है। ब्लू का मकसद है इसमें ओल्ड डिप्लॉयमेंट, और ग्रीन का मकसद है न्यू डिप्लॉयमेंट या न्यू एडवांस वर्जन। ब्लू का मतलब है पुराना वर्जन। तो उसमें एपीआई गेटवे में मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर देखा जाए तो एपीआई गेटवे से अगर मैं चाहूँ, जैसे मैंने एक नया वर्जन भी इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, नया एडवांस वर्जन, पुराना एडवांस वर्जन भी रखा, नया भी क्रिएट कर दिया। अब मैं जो हूँ स्लोली जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर सकता हूँ फ्रॉम with the help of API gateway from the old version to new version। सारा ट्रैफिक मैं जो हूँ ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन में डाइवर्ट कर सकता हूँ अगर मुझे कोई इशूज ऐसे प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट डिप्लॉयमेंट अप्रोच कहलाती है। लेकिन जो कार्नल रिलीज अप्रोच है उसमें एक और अप्रोच है, उसमें ये होता है कि हम बेसिकली जो है जैसे मैंने एक सर्विस बनाई कस्टमर सर्विस, और मैंने एक कस्टमर सर्विस 1.0.1 बनाई जिसमें एक स्पेसिफिक फीचर था जिसकी चेंजेस थी। तो मैं मखसूस यूजर्स को, स्पेसिफिक सबसेट ऑफ यूजर्स को, मतलब मैं चाहूँ तो मैं 100% ट्रैफिक ऑफ यूजर्स जो है कस्टमर पुरानी कस्टमर सर्विस की तरफ है, उसमें से मैं 80% या 20% जो ट्रैफिक है, 20% ट्रैफिक में मखसूस सबसेट ऑफ यूजर्स का ट्रैफिक जो है वो मैं इस सर्विस की तरफ डाइवर्ट कर सकता हूँ, ताकि एक तो ये सर्विस की भी टेस्टिंग हो जाएगी कि ये सर्विस सही परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है सर्विस का, कहीं क्रैश तो नहीं कर रही है सर्विस। अगर वो क्रैश हुई तो हम इसको फिर डायरेक्ट जो हमने 20% ऑफ या 10% ऑफ ट्रैफिक को डाइवर्ट किया था, तो हम उसको वापस पुरानी सर्विस की तरफ रिवर्ट कर देंगे, उसको वहां पे डाइवर्ट कर देंगे। तो इससे हमारे पास एक क्या कहते हैं रिस्क फ्री डिप्लॉयमेंट अप्रोच हो जाती है हमारी। अच्छा, अब बात करें अगर माइक्रो सर्विस की, बताया था कि माइक्रो सर्विस जो है वो हमारे पास बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि मोनोलिथिक में जैसे हमारे पास जो है एक रेफरेंस में सर्विस का दूसरी सर्विस में जा रहा है, एक मॉड्यूल का रेफरेंस दूसरे मॉड्यूल में जा रहा है तो हम चेंज कर लें वहाँ पे जाके। माइक्रो सर्विस का एक बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट होता है, एक लिमिट होती है, उसकी एक बाउंड्री डिफाइन होती है। तो ऑर्डर की सर्विस जो है वो जाके कस्टमर के टेबल में जाके एंट्री नहीं कर सकती डायरेक्ट, ना वो उसके टेबल को डायरेक्ट हिट कर सकती है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए होगा बिटवीन दी माइक्रो सर्विस कि हमने अगर ऑर्डर से कोई डेटा इंसर्ट करवाना हो कि इस कस्टमर ने ये ऑर्डर दिया है, क्या ऑर्डर प्लेस किया उसने, या उसके क्रेडिट से डिडक्ट कर लो, तो वो हम किस तरीके से परफॉर्म करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था रैपिड एमक्यू की एक मिसाल इमेज थी वहाँ पे। तो हमारे पास HTTP थर्ड पार्टी मैसेजिंग टूल भी होता है, जैसे काफका है, रैपिड एमक्यू है, माइक्रोसॉफ्ट और नेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट की बस है या अमेजोन बस है। और इसी तरह हम क्या कहते हैं RPC रिमोट प्रोसीजर कॉल के थ्रू, HTTP क्लाइंट के थ्रू भी हम ये काम कर सकते हैं। अब इवेंट ड्रिवन मैसेजिंग को अगर देखा जाए तो इवेंट ड्रिवन मैसेजिंग एक सर्विस से उसने एक ऑर्डर क्रिएट किया, जब वो ऑर्डर क्रिएट होगा सक्सेसफुली तो वो एक इवेंट जनरेट करेगी। वो इवेंट किसी भी मैसेजिंग टूल को जा सकता है, मैसेजिंग ब्रोकर जो कि आपका रैपिड एमक्यू भी हो सकता है, काफका भी हो सकता है, उसको वो मैसेज जाएगा। एंड देन फिर वो क्या कहते हैं टूल के लिए या एक ब्रोकर जो है वो डिसाइड करता है कि ये जो मैसेज जो भी इवेंट जनरेट हुआ है इसको लिसन कौन कौन से क्या कहते हैं सर्विसेज करनी है, देन वो मैसेज उन सर्विसेज को डाइवर्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पे ऑटो क्रिएटेड इवेंट जो है वो लिसन कर रहा हो कस्टमर सर्विस,
तो ऑटो क्रिएटेड इवेंट जो है मैसेज ब्रोकर उसको उस इवेंट को डाइवर्ट करते का कस्टमर सर्विस को, एंड देन कस्टमर सर्विस जो है उस इवेंट को उस इवेंट का कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगी, और देन कस्टमर सर्विस रिवर्ट बैक भी एक इवेंट जनरेट कर सकती है कि आपने जो मुझे ऑर्डर दिया उसको मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करवा लिया है, आप आके अपना प्रोसेस काम आप कर सकते हैं। तो ये एक 3 तस्वीरें हैं इसमें कि इसमें एक ऑर्डर क्या कहते हैं इवेंट जनरेट हुआ है, एंड देन उस पे कस्टमर उस इवेंट जनरेशन पे कस्टमर सर्विस ने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, एंड देन उस ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद नोटिफाई किया ऑटो सर्विस को वाया इवेंट ड्रिवन मैसेजिंग ऑफ पब्लिशर सब्सक्राइबर अप्रोच। और थर्ड जो इमेज है उसमें ये दिखाया हुआ है कि एक इवेंट आया है, देन उसने उस इवेंट को रिस्पॉन्ड किया है। इसमें इवेंट ड्रिवन मैसेजिंग में यही होता है कि आप जो आपने इवेंट यहाँ से जनरेट किया है, सारी सी बात है उसकी जो टाइप यहाँ पे वही टाइप यहाँ पे भी हो। अब आपने अगर उसकी टाइप में या उसके ऑब्जेक्ट में या डेफिनेशन में कुछ चेंज कर दिया है तो सारी सी बात है यहाँ पे फिर वो मसले पैदा करेगा। तो इस दोनों तरफ टीएलएस जो हो मैसेजिंग की वो सेम हो, ये कम्प्लेक्सिटी हो जाती है। अगर अब यहाँ पे आपने कुछ रखा है और यहाँ पे आपने कोई और सी टाइप देती तो वो या तो क्रैश कर जाता है या इशू आ जाता है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, इसमें बेनिफिट ये भी होता है कि आपका एक तो अगर फर्ज कर लें मैंने यहाँ से मैं ऑटो क्रिएटेड सर्विस से मैसेज फेंका और फॉर सम रीज़न कस्टमर सर्विस अवेलेबल नहीं थी या इंस्टेंस क्रैश हो गया था किसी भी वजह से, तो वो जो आपने मैसेज जनरेट किया है वो इसके मैसेज ब्रोकर में रहेगा आपके। जब कस्टमर सर्विस अप होगी दैन दोबारा वो इसकी क्यू से या टॉपिक से रीड करेगी एंड देन उसको वो मैसेज मिलेगा। तो इसमें जो क्या कहते हैं फेलियर के चांसेस है वो बहुत कम है। अच्छा, इसमें आपको मैंने पहले बताया कि इसमें बहुत सारे आपको मार्केट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अच्छा, अब क्विकली अगर हम देखें मैसेजिंग क्यूज वर्क कैसे करती हैं तो मैं इसमें 2 अप्रोच डिफाइन की। मेरे वैसे तो बहुत सारी RabbitMQ और काफका जो है बेसिकली लिंक्डइन को एक प्रॉब्लम फेस हुई थी तो उन्होंने काफका एक सोल्यूशन निकाला था काफका के नाम से, जिस पे उन्होंने बेसिकली वर्कआउट किया था, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला था। उनके पास काफ़ी डिलेस आए थे चीज़ों को हैंडल करने में, तो उन्होंने फिर ये सोल्यूशन से आया था एंड देन उसको उन्होंने पब्लिक किया था आईटी इंडस्ट्री के लिए। उसको कॉन्फिडेंट काफा के नाम से उन्होंने उसको पब्लिक किया था। तो काफा को बेसिकली ऑन जो करते हैं वो लिंक्डइन वाले करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सिंपली कोई भी जो मैसेज आप पास करते हो, एक सिंपल पब्लिश सब्सक्राइबर की अप्रोच होती है। कोई भी आप जो मैसेज पब्लिश करते हो किसी भी सर्विस से, किसी भी इवेंट से, वो कोई ना कोई दूसरी सर्विस जो है वो उसको लिसन कर रही होती है। अब वो चाहता किस तरीके के थ्रू है वो हम देख लेते हैं। अगर फर्स्ट करें कि एक मैसेज है, अच्छा इसमें देखा जाए तो काफका का मैं ओवरफ्लो बता दूँ। काफका में एक क्लस्टर होता है और फिर उस क्लस्टर के अंदर मैसेज ब्रोकर होते हैं और फिर उस मैसेज ब्रोकर के अंदर टॉपिक्स होते हैं और हर टॉपिक के अंदर पार्टीशन होता है जिस पर जाके मैसेज राइट होता है। मैं अगर चाहूँ तो मैं इस पार्टीशंस को मैं टेनेंट वाइज भी कर सकता हूँ। मैं इसको बोलूँ कि मेरा एक टेनेंट है उसके तमाम मैसेजेस पार्टीशन 0 पर राइट हो, मेरा दूसरा टेनेंट है उसके तमाम मैसेजेस पार्टीशन 1 पर राइट हो। तो मैं इसको टेनेंट वाइज भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इसको टेनेंट के बगैर भी इसको चला सकता हूँ। फॉर सेफ साइड में इसको टेनेंट वाइज भी कर सकता हूँ। अब एक मैसेज जो है वो अगर काफा के फिल्म में होता है ये कि एक मैसेज प्रोड्यूस होगा तो सबसे पहले वो जाएगा मैसेज ब्रोकर के पास एंड देन मैसेज ब्रोकर जो है वो चेक क्या करता है कि ये किस जो मैसेज है ये किस टॉपिक के लिए है, देन इसको उस टॉपिक के पार्टीशन पर राइट कर देता है। एंड देन जो कंज्यूमर है वो उस टॉपिक को लिसन कर रहा होता है एंड कंज्यूमर जो उस टॉपिक को लिसन कर रहा होता है एंड देन वो उस कंज्यूमर जो है उस टॉपिक के पार्टीशन स्पेसिफिक पार्टीशंस में से जाके क्या कहते हैं मैसेज को उसकी क्यू में से मैसेज को रीड कर लेता है। काफका जो है आपको बेसिकली इसमें कि जो मैं बोला था कि फेलियर के चांसेस कम होते हैं वो इसलिए क्योंकि इसमें हर टॉपिक जो है अगर इसमें एक प्रोग्राम के अंदर 3-4 टॉपिक बने हुए तो उसमें अगर एक मास्टर स्लेव अप्रोच होती है। एक टॉपिक जो होता है उसमें एक लीडर होता है, बाकी जो है वो स्लेव्स होते हैं। अगर लीडर क्रैश कर जाए किसी भी वजू बिना पर तो किसी दूसरे को लीडर बना दिया जाता है जो अवेलेबल होते हैं, और अगर कोई दूसरा क्रैश हो जाए तो फिर उसका एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल फॉल्ट टॉलरेंस जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन है। इसमें आपका बहुत रेयर होता है कि आपका जो मैसेजिंग प्रोटोकॉल है वो मतलब एक तरीके से बंद हो जाए, क्योंकि मेन चीज़ तो वही है जो कम्युनिकेशन करवाई बिटवीन दी सर्विसेज। अगर वो बंद हो गया तो मैक्रो सर्विस का कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगी, कुछ भी नहीं वर्क हो पाएगा। तो इनको बिल्कुल फॉल्ट टॉलरेंस बनाया जाता है। वो बहुत रेयर होता है कि अगर कोई बहुत ही कोई मतलब इश्यू आ जाए या कोई कहते हैं
ऐसा कुछ कर दिया हो जिसकी वजह से कोई एक इशू आ से आपका कम्युनिकेशन सर्विस जो है वो बंद हो जाए आपकी। अब अगर रैपिड एमक्यू में देखें तो रैपिड एमक्यू का थोड़ा काफका से डिफरेंट होता है। काफका में आपके पास काफी ग्राउंड लेवल तक उन्होंने आपको सपोर्ट दी हुई होती है कि आप ग्राउंड लेवल तक जाके खेल सकते हो। इसमें ये होता है कि आप बेसिकली आप ये भी इसमें बता सकते हो कि कमिट कब करना है। कमिट उस वक्त करो जब 3 मैसेजेस तुम पढ़ लो एंड देन फिर मुझे तीन मैसेज कमिट करने के बाद नेक्स्ट 3 जो मैसेजेस हैं उनको तुम कंज्यूम करने के लिए उठाओ। तो इसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसमें पर मैसेज भी कर सकते हैं कि भाई एक मैसेज पढ़ लिया, एक कमिट कर दो कि भाई कमिट होकर देन वो इंडेक्स जो है रीडिंग का वो मूव हो जाता है, फ्रॉम 3 to 4 मूव हो जाएगा वो इंडेक्स आपका। देन जो नया कंज्यूमर आएगा वो 4 से पढ़ना शुरू करेगा उस क्यू को। तो इसमें आपको काफ़ी ग्राउंड लेवल तक जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन दी हुई होती है काफका ने। आप उसको काफ़ी मतलब कॉन्फ़िगरेबली आप उसको काफ़ी अच्छा खेल सकते हो। रैपिड एमक्यू एक तरीके से बना बनाया है, मतलब एक घर है जिसके 3 दरवाजे हैं और उन्हीं दरवाज़ों को यूज़ करना है आपको, उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करना है आपको। तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन साथ खुल के चेंजेस नहीं कर सकते जितना आप काफका को कस्टमाइज अपने सिस्टम के तौर पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कस्टमाइज वैसे भी आप काफका को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब रैपिड एमक्यू की बात की जाए तो उसमें 3 तरीके के एक्सचेंज होते हैं, एक तो डायरेक्ट, टॉपिक और फैन आउट। तो इसमें फैन आउट में यही होता है कि फैन आउट का मतलब होता है कि जो भी मैसेज आएगा वो ब्रॉडकास्ट होगा। जितनी भी क्यूज अवेलेबल होंगी रैपिड एमक्यू के अंदर उन सबको वो ब्रॉडकास्ट करते हैं मैसेज। अब उन क्यूज को जितनी भी सर्विसेज लिसन कर रही होंगी वो उन क्यू से मैसेज रीड कर लेंगी। टॉपिक में ये होता है कि आप स्पेसिफिकली राउटिंग एप्रीवेशंस या राउटिंग कीज जो हैं स्कीमा उनके सही आप मैच करते हो, राउटिंग पैटर्न के सही आप उनको मैच करते हो। आप कोई मैसेज उस टॉपिक में मैसेज को आप किसी भी टॉपिक में डाल एक मैसेज को आप किसी भी टॉपिक में डाल सकते हो एंड देन वो टॉपिक जो है वो ये चेक करता है कि इसका राउटिंग पैटर्न क्या है एंड देन जो राउटिंग पैटर्न है उसके हिसाब से वो उन क्यूज में डाल देता है उस पैटर्न को। मिसाल के तौर पे मैं इसको रीजन वाइज भी कर सकता हूँ पैटर्न को कि भाई EU रीजन हो या एशिया रीजन हो या US रीजन हो, कनाडा रीजन हो, तो उस हिसाब से भी मैं इनको क्यूज को डाइवर्ट कर सकता हूँ मैसेज को क्यूज पर। डायरेक्ट में ये होता है कि एक मैसेज के साथ पेंडिंग क्यू होती है, रैपिड एमक्यू सिर्फ उस पेंडिंग क्यू को देखता है कि वो पेंडिंग की किस क्यू के अंदर है एंड देन वो मैसेज स्पेसिफिकली उसी क्यू के अंदर जाता है एंड देन जो कंज्यूमर होता है वो उस क्यू को जो है वो रीड कर लेता है। अच्छा, शुरू में हाँ मैंने आपको एक नेटफ्लिक्स की प्रॉब्लम बताई थी। जब नेटफ्लिक्स वालों ने उनको माइक्रो सर्विसेज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया तो उनके पास फाइन ग्रेन सर्विसेज थी, 100+ फाइन ग्रेन सर्विसेज थी और उनका इंटरनेट ट्रैफिक जो है वो भी अच्छा मैनेज हो रहा था। उनके जो सब्सक्राइबर थे मतलब यूजर्स जो थे उनके वो 50 मिलियन प्लस थे। उनके जो एच थे API रिक्वेस्ट के 2 बिलियन थे। अब फर्स्ट कर लें अगर ये 2 बिलियन API रिक्वेस्ट जो है वो अगर आप एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन में चलाएं तो काफ़ी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी उस चीज़ की। और उनकी जो माइक्रो सर्विसेज थी वो 500 ग्रेटर देन 500 हो गई थी और हर माइक्रो सर्विस को टीम्स ऑन करती हैं तो उनके पास हर माइक्रो सर्विस को ऑन करने की टीम्स थी। ये पूरा था माइक्रो सर्विस पे। सो एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम आदिल, आई हैव जी क्वेश्चंस। सो एक तो माइक्रो सर्विसेज में हमें पता है कि डेटाबेस जो है सेग्रीगेट रखते हैं हम एज पर द डोमेन और उसकी जो भी सेग्रीगेशन होती है बिजनेस के उस एस्पेक्ट से। बट इन केस अगर कोई डिपेंडेंसी आ जाए कि यार लेट सपोज ऑर्डर का टेबल या ऑर्डर की एक माइक्रो सर्विस है और एक प्रोडक्ट की माइक्रो सर्विस है और किसी वजह से डिपेंडेंसी आ गई है, तो वो आपस में कम्युनिकेट क्या गेटवे के थ्रू करेंगी? एक क्वेश्चन है। या नहीं नहीं, मैं आपको इंटरनली बता वो देता किस तरह हूँ। करेंगी? उसके लिए और आप दूसरा इवेंट ड्रिवन जी हम्म, जी जी बोलो। हाँ, दूसरा ये कि एक ये डिपेंडेंसी है, दूसरा डेटाबेस लेवल की डिपेंडेंसी है। लाइक प्रोडक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे ऑर्डर की माइक्रो सर्विस में भी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब बार बार हिट्स लगा रहा हूँ, इवन आईडी के अगेंस्ट प्रोडक्ट लेने जाने के लिए भी मैं हिट लगा रहा हूँ, जी या मैं कुछ अमाउंट ऑफ जो है डेटा या टेबल्स रख सकता हूँ, लाइक डुप्लीकेशन इन डेटाबेस। जी
इस पे भी थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, इसमें देखें, इसमें एक तो ये है कि आपने जो बात की कि इसमें हम इवेंट ड्रिवन अप्रोच यूज़ करते हैं। आप जैसे कि आपने बोला कि मुझे कोई ऑपरेशन, पहले तो सवाल था आपका कि मुझे एक चीज़ चाहिए या आउटिंग माइक्रो से क्या कहते हैं, एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, तो मैं होगा ये बेसिकली वो एपीआई गेटवे से पास नहीं होगा। आपने कोई इवेंट जनरेट हुआ, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ आपका, तो उस ऑपरेशन की बेसिस पर आप एक इवेंट जनरेट करवाओगे। वो इवेंट जाएगा आपके किसी भी मैसेजिंग ब्रोकर के अंदर, एंड देन उस इवेंट को जो हो भी सर्विस लिसन कर रही होगी वो उसके तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। आप आपने ऑर्डरिंग का एक जनरेट करवाया मैसेज, वो मैसेज ब्रोकर के पास गया इवेंट। अब उस इवेंट को जो भी सब्सक्राइब कर रहा होगा, कैटलॉग सर्विस कर रही होगी या बास्केट सर्विस कर रही होगी, तो वो उसको उस तरफ डाइवर्ट कर देगा। तो वो आपका डेटा तो उसमें इंसर्ट हो जाएगा जाके, आप उस पर ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकते हो, आपको यहाँ पे एपीआई गेटवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरा आपने बोला कि बार बार हिट मारनी पड़ेगी, तो एपीआई गेटवे जो है, दूसरा तो आपका सवाल था, तो एपीआई जो गेटवे है उसमें देखिए हमारे पास कैशिंग का भी ऑप्शन होता है कि हम जो रिस्पॉन्स चाहे उसको भी हम कैश करके रख सकते हैं। तो जब आप कैशिंग अप्लाई करो तो उसमें आपको फास्ट रिट्रीवल भी रिस्पॉन्स का हो जाता है। लेकिन जो माइक्रो सर्विस का बेसिकली एक फंक्शन है वो ये है कि फाइन ग्रेन सर्विस हो, सर्विस की एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हो। अगर आप क्या कहते हैं उसको उसके अंदर डालोगे तो फिर वो और कम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़ें। माइक्रो सर्विस का बेसिकली मकसद ही यही है कि हर सर्विस का एक सिंगल काम है, वो सर्विस उस एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। अब ऑर्डरिंग माइक्रो सर्विस में हम कैटलॉग माइक्रो सर्विस तो नहीं डाल सकते ना, मतलब ऑर्डरिंग माइक्रो सर्विस के अंदर मैं कैटलॉग का कोई टेबल डाल दूं और वो उस माइक्रो सर्विस उस टेबल को एक तरीके से ऑन नहीं करती, उसकी ओनरशिप नहीं है उसके अंदर कि उससे वो रिलेट नहीं करती। जो उसका काम है माइक्रो सर्विस का वो उसका है नहीं, वो है कैटलॉग में, तो हमने उसको कैटलॉग में रखा हुआ है। अच्छा, इसी से रिलेटेड है। देखें, कोई भी डिपेंडेंसी हो सकती है किसी भी वजह से। लेट सपोज ये ई कार्ड शॉपिंग वाला जो है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस, लेट सपोज अगर कोई लिस्टिंग का पेज है और लिस्टिंग में कभी कभार होता है कि मॉडिफाइड बाय या क्रिएटेड बाय। अब यूज़र की माइक्रो सर्विस अलग है और वो जो पर्टिकुलर एंटिटी है उसकी बिल्कुल अलग है। फ्रंट एंड पे या एंड रिजल्ट शो करवाने के लिए हो सकता है कि हमें मल्टीपल मतलब माइक्रो सर्विसेज की डिपेंडेंसी आ रही है। तो मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हम मैनिपुलेशन कहाँ कर रहे होते हैं। क्या हम गेटवे पे कर रहे होंगे? मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि 100% हाँ यार हमने डिवाइड कर दिया है तो अब उसका डेटा बिल्कुल आ ही नहीं सकता। देर आर मैनी केसेस नहीं, के डेटा तो किसी ना आप किसी इवेंट वजह। के थ्रू आप इवेंट जनरेट कर सकते हैं और डेटा आप ले सकते हैं उनसे कि आपने एक इवेंट जनरेट किया, आपने बोला कि मुझे यूजर्स का डेटा चाहिए, कस्टमर का डेटा चाहिए, तो आप वो ले सकते हैं उसको इवेंट के थ्रू जनरेट करके। मतलब इन दानियाल, एनी वे। होता ऐसा है कि ना, फ्रंट एंड को नहीं पता होता, उसको एक एपीआई बना के दे देते हैं। वो एपीआई अंदर या तो मल्टीपल सर्विसेज से बात कर लेगी, या वो किसी एक सर्विस को हिट मारेगी और वो फिर सर्विसेज अंदर मल्टीपल से बात कर लेगी। इस तरह होता है। मतलब फ्रंट एंड तो को एक नहीं और पता चीज होता, भी फ्रंट होती है। एंड को जो है ना सिर्फ एक एपीआई मिलती है कि भाई ये एपीआई है, ये इसका डेटा दिखा दो। वो बैकएंड पे क्या होता है, वो सर्विस के अंदर खेल होता था। अच्छा, अगर फॉर इवन वो एग्जाम्पल डिपेंडेंसी हम इवेंट ड्रिवन के थ्रू हैंडल कर लेते हैं या किसी भी तरह कर सकते हैं। मतलब मतलब इंटरनल कोऑर्डिनेशन। बस हाँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ हाँ, कि स्टैंडर्ड रिकमेंड, बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या है बेस्ट मतलब। प्रैक्टिस देखो दो, मतलब यही है कि जो जिस सर्विस का काम है ना, उसकी कोई एपीआई ही कॉल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं हो सकती तो कोई सर्विस किसी दूसरी सर्विस से बात कर ले, लेकिन कभी भी जो है ना वो डेटाबेस में खुद से ना घुसे। सही है। और फिर भले वो एपीआई एक्सपोज हो या वो मैसेजिंग क्यू से बात कर ले या वो कोई इवेंट सोर्सिंग कर ले, वो अलग चीज़ है। मतलब वो समझो कि टेक्निक्स हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि सर्विस आपस में ही बात करें, लेकिन कभी एक दूसरे के डेटाबेस में या कैशे में यहाँ वहाँ ना घुसें। सही राइट। मतलब इंटरनली हमारे पास एक थोड़ी सी वेव है कि हम कॉल कर सकते हैं आपस में सर्विसेज हाँ, को। बिल्कुल। और अच्छा, राइट। उसमें एक ये भी सिनेरियो होता है कि ऐसा अगर ज़्यादा होने लगे कि एक सर्विस है उसको जो है ना एक डेटा कलेक्ट करने के लिए 5-6 सर्विस से बात करनी है, तो फिर आपको देख लेना चाहिए कि आपका जो ये काम है ना ये फिर एक ही सर्विस में होना चाहिए, अगर आपको इतनी ज़्यादा इंटर सर्विसेज कम्युनिकेशन करनी पड़ रही है बार बार। सही। थैंक यू। अच्छा, एक सर सिनेरियो मेरा एक ऐसा हो क्वेश्चन सकता था। है। शहबाज कुमैल यार, जी जी। जी, पूछा। क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इवेंट बस ना यूज कर रहा हूँ और फिर कम्युनिकेशन अगर हमें, और या फॉर एग्जांपल इवेंट बस भी है, लेकिन अगर हमारे पास ये सिनेरियो है कि हम रिक्वेस्ट करके डाटा लेके आना चाह रहे हैं जिसमें यूजर्स के अगेंस्ट जो है
उसकी जितनी भी पेमेंट है और या उसकी फॉर एग्जाम्पल उसके जितने भी ऑर्डर हैं और ये एक ही एपीआई में अगर हम फैच कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, बिकॉज फिर ये इवेंट बस से तो नहीं होगा क्योंकि सिंक्रोनाइज मतलब डाटा में तो एक ही रिक्वेस्ट होनी चाहिए। उसमें मतलब ये ज़्यादा अहम नहीं होता माइक्रो सर्विस में, केदा है वो आप इंटर कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं। अहम ये होता है कि फ्रंट एंड को जो है ना एक ही एपीआई देनी है आपको, बाकी सर्विसेज कैसे भी बात कर लें आपस में। कोई कुछ जगह मतलब तो नॉट रिकमेंडेड, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डेटाबेस से बात कर लें डायरेक्टली। और ज़्यादा रिकमेंडेशन ये है कि वो सर्विसेज आपस में बात करें किसी भी तरह। वो एपीआई एक्सपोज कर ले एक सर्विस, या एक सर्विस जो है ना, जैसे आपके पास 5-6 सर्विसेज हैं, दोनों एपीआई एक्सपोज की हुई है किसी भी चीज़ के लिए, और जो है ना एक दो ने इवेंट सोर्सिंग की हुई है, तो इन द एंड जो है वो आपको एक ही उसमें मिलेगा। सर्विसेज कैसे भी करें आपस में कम्युनिकेशन, वो ज़्यादा अहम नहीं होता। ओके, तो माय क्वेश्चन है कि मतलब जैसे हमने एक चीज़ अभी डिस्कस की थी, सर्विस रजिस्ट्री, जिसमें मतलब सारी सर्विसेज जाके रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को, तो विल दैट बी पॉसिबल कि मतलब सर्विस रजिस्ट्री जो एक दूसरे मतलब एक सर्विस की दूसरी मतलब अगर फॉर एग्जांपल कैटलॉग माइक्रो सर्विस में एपीआई बनी हुई है, वो ऑर्डरिंग माइक्रो सर्विस उसकी एपीआई को कॉल करने चलिए तो सर्विस रजिस्ट्री के जरिए कॉल कर ले, हाँ इज मतलब इट पॉसिबल? सर्विस ये अदील हिस्ट्री सिर्फ बताएंगे। नहीं, सर्विस हिस्ट्री जो सिर्फ है ना वो आपको बेसिकली सर्विसेज एक्सपोज करती है। उसका बेसिकली जो मकसद है वो जो एक उसका जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है वो ये करती है कि इस वक्त कितनी सर्विस ऑनलाइन है उस टॉकर के अंदर या कंटेनर के अंदर, इस वक्त कितनी सर्विस अवेलेबल है, उसके कितने इंस्टेंस अवेलेबल है। तो वो एक लोड बैलेंसिंग के लिए भी अप्रोच यूज होती है, और सर्विस हिस्ट्री के जरिए वो तमाम सर्विस वो एक्सपोज होती है एपीआई गेटवे को। देन एपीआई गेटवे का लोड बैलेंसर जो है वो उस हिसाब से रिक्वेस्ट जो है उनको डाइवर्ट करता है सर्विस की तरफ। अदिल वो ये पूछना चाह ओके, रहे हैं कि सर्विसेज आपस में कैसे बात करें, कि ना पता होगा कि भाई ये वाली एपीआई यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास। वो एपीआई गेटवे में जब आप एपीआई गेटवे बनाते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीलोड एपीआई में आप डिफाइन करते हैं जो भी आपने एपीआई गेटवे बनाया, जो भी तो आप डिफाइन करते हैं, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम डिफाइन करते हैं वो पोर्ट। तो एपीआई गेटवे जो भी आप यूज करने गेटवे के लिए पैकेज, वो दैन उस पर राउट करता है, उस पर वो जो भी उसको राउट आता है, जो भी राउट उसकी तरफ आता है वो उसको रीराउट करता है इंटरनली देखकर अपने जेसन फाइल के अंदर कि ये राउट किस सर्विस के अंदर अवेलेबल है। ओके, सही है। मतलब एक सर्विस दूसरी सर्विस को मतलब एक्सिस्टेंस को चेक कर सकती है कि अगर एक सर्विस को दूसरी सर्विस को मतलब पता कर सकती है कि वो सर्विस एग्जिस्ट करती है, तो दैट मीन दे कैन आल्सो कम्युनिकेट विद द एपीआई। जी बिल्कुल। ओके, शगैर तुम पूछ लो, एक काफी क्वेश्चन देर था। से खड़े हुए। शिवाज भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो पूछो। मेरे असल में दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि इसमें हमारे पास एपीआई गेटवे है और मल्टीपल सर्विसेज हैं, जो कि अगर हमें ऐसा डाटा चाहिए जो मल्टीपल सर्विसेज से रिक्वायर्ड हो, तो इन केसेस में हमारे पास जो हमारी जो ओवरऑल सिस्टम की लेटेंसी है वो बढ़ नहीं जाएगी, मतलब रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा नहीं हो जाएगा? एक तो ये सवाल था। दूसरा ये कि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन कैसे लगाएंगे? मतलब एक ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन जैसे हमने लगानी है एक डेटाबेस पे तो हम आराम से लगा सकते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल हर सर्विस का अपना डेटाबेस है। तो अब इसमें कोई ट्रांजैक्शन लगा रहे हैं जिसमें मल्टीपल सर्विसेज के टेबल्स इन्वॉल्व हैं, यानी डेटाबेसेस इन्वॉल्व हैं, तो हम उसको रोल बैक कैसे करेंगे और ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे? अदील इसका जवाब दे सकते हैं। जी आपने डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसैक्शन की बात की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसैक्शन में दो तरीके होते हैं इसको ओवरकम करने के। एक तो है टू फेस कमिट, और दूसरा ये है कि आप इवन अप्रोच पे जाएं। मिसाल के तौर पर टू फेस कमिट में ये होता है कि आप बीच में एपीआई गेटवे से पहले एक कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं, कोऑर्डिनेटर वेयर, जो जब भी रिक्वेस्ट आती है तो वो एक ट्रांसैक्शन स्टार्ट कर देता है, एंड देन वो उसको आके सर्विसेज को थ्रो कर देता है रिक्वेस्ट। अब ऑर्डर सर्विस के पास एक मैसेज आया, एंड देन उसने इवेंट जनरेट किया, एंड देन उसने उसको कैटलॉग माइक्रो सर्विस को भेजा, कैटलॉग माइक्रो सर्विस ने एक और इवेंट जनरेट किया, एंड देन उसने बास्केट माइक्रो सर्विस को भेजा, और फिर बास्केट माइक्रो सर्विस ने उस ट्रांसैक्शन आईडी का जो भी ट्रांसैक्शन उसने जनरेट की थी, वो उसने उस कोऑर्डिनेटर जो भी मिडल वेयर है उसको क्या कहते हैं डिनोट किया कि भाई यहाँ सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, एवरीथिंग इज राइट, देन वो उसको यहाँ पे आके कमिट कर सकता है।
तो कम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं विद इन डिफरेंट डेटाबेस। सेम डेटाबेस हो तो कम होती कम्प्लेक्सिटीज, लेकिन कम्प्लेक्सिटीज आपकी बढ़ जाएंगी। तो टू फेस कमिट एक तो अप्रोच है। दूसरी ये है कि आप इवेंट पे कर लें। इवेंट में ये कि सिंपल एक इवेंट जनरेट हुआ, वो इवेंट जो है कैटलॉग माइक्रो सर्विस के पास गया। अब पहले तो इवेंट जनरेट हुआ, इवेंट सक्सेसफुल हो गया एंड देन इंसर्ट हो गया डेटा। अब वो इवेंट जनरेट हुआ कैटलॉग माइक्रो सर्विस में क्या, यहाँ फॉर सम केसेस वो डेटा जो है वो इंसर्ट नहीं हो पाया या कोई इशू आ गया, एरर आ गया, देन उसने क्या कहते हैं एक और फेलियर का इवेंट जनरेट किया। और फेलियर का इवेंट उसने जनरेट किया एपीआई गेटवे को, एपीआई गेटवे ने वो फेलियर का जो इवेंट है वो ऑर्डरिंग माइक्रो सर्विस की तरफ भेजा जिसमें ऑर्डर आईडी थी, एंड देन उसने उस ऑर्डर आईडी को रिवर्ट किया। तो ये फ्लो वापस चलता है पूरा। इसमें एक और चीज़ बस ऐड कर दूं कि ये जो है ना इवेंट सोर्सिंग और मल्टी लेवल जो ट्रांजैक्शन है, ये हम खाली माइक्रो सर्विसेज तक महदूद नहीं होती। बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि किसी प्रोजेक्ट में आपको S3 या ब्लॉब पे करना होता है कमिट, सही है कि ना, वहाँ पे इमेज डालूं और उस इमेज का जो है ना URL मेरे पास हो। तो बहुत दफ़ा ऐसा सिनेरियो हो सकता है ना कि भाई ब्लॉब पे कमिट हो गया और ना डेटाबेस में फेल हो गया। तो अब वो चीज़ ना ब्लॉब पे पड़ी हुई है या S3 में पड़ी हुई है, आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपकी तो डेटाबेस की ट्रांजेक्शन फेल हो गई थी। तो उस सिनेरियो में भी ना ये कर सकते हैं कि आपने इवेंट सोर्सिंग कर दी कि इवेंट्स बना लिए कि भाई एक इवेंट फायर होगा और वो जो है ना ब्लॉब या S3 में राइट कर देगा। उसके बाद जब ये वाला इवेंट खत्म होगा तो एक और इवेंट फायर हो जाएगा, सही है, और वो आपकी डेटाबेस में फायर करेगा, लिख देगा। इससे होता है क्या है कि इवेंट जो है ना अगर फेल होता है ना तो अपने आप को दोबारा से रिकवर कर लेता है। तो आपकी जो है ना फॉर श्योर होता है कि कभी ना कभी आपकी दोनों चीज़ें सिंक हो जाएंगी। तो ये खाली माइक्रो सर्विस में नहीं है, ये हम आम जिंदगी में भी लगा सकते हैं अपने पास किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट में। वो जो मैसेजिंग क्यू होती है, इसमें जब कोई चीज़ से एरर आ गया तो ये एरर क्यू में गिर जाता है और फिर ये वापस जो है अपने आप कॉल करता है। इस तरीके का मैकेनिज्म होता है। बिल्कुल। जब जो मैसेज है ना वो क्यू में आ गया आपके पास, तो वो रिटर्न रहेगा मैसेज। उसकी अटेम्प्ट्स होती हैं कुछ कि उसने मैसेज क्या कहते हैं फॉरवर्ड किया आके और वहां से कोई फेलियर का रिस्पांस आ गया, तो वो कमिट नहीं हुआ मैसेज अब तक। तो वो आप सेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो काफका में तो ये है कि आप जो एक मैसेज है वो क्यू से आपने रीड किया और सक्सेसफुली रीड हो गया वो, देन आप उसको कमिट का ऑप्शन दो कि भाई आप कमिट कर दो इसको, मैं मैसेज रीड कर चुका हूँ। अगर तो फेल हो गया तो वो मैसेज पड़ा रहेगा। आप चाहो तो उस मैसेज को एक अलग क्यू बना सकते हो, एरर क्यू में डाल दो उस मैसेज को बना के, और वो एरर की एक सर्विस बना लो जो तमाम मैसेजेस को निकाले और लॉक कर ले गई। अच्छा, मेरा एक करंट सिनेरियो से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट सपोज हमारा गेटवे की एपीआई कोई कॉल होती है और कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेट सपोज, और प्रोडक्ट डिफरेंट डिपेंडेंसीज हैं, कोई कंपनी की भी एक सर्विस है, और वो सर्वर साइड पे जाके किसी वजह से कोई वैल्यू नल हो जाती है। पहले जो मैंने देखा है कि हाँ, कोशिश यही की जाती है कि जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं गेटवे की एपीआई या जो फ्रंट एंड है, जो कंज्यूमर है एपीआई का, वो इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि वो वैलिडेशंस वगैरह तो खुद ही हैंडल करे एटलीस्ट फ्रंट एंड पे। क्या ये जी। बात सही है? दूसरा, अगर ऐसा सिनेरियो फिर भी हो जाता है कि किसी वजह से कोई चीज़ नल है या वो डेटा फाउंड नहीं होता है, अब उस एपीआई के रिस्पांस को क्या रिटर्न करेंगे? वैसे तो हम जेनेरिक रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं कि यू विल बी नोटिफाइड और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि एट द टाइम हम प्रोडक्ट आईडी तो रिटर्न नहीं कर पाएंगे। अगर वो फेल हो जाता है तो उसको रिस्पांस किस तरह जाएगा वापस? तो आई मैंने जो उसका पढ़ा था उसमें ये था कि एक स्टेटस कोड होता है वो जनरेट करते हैं। मुझे सही तरह याद नहीं है वो स्टेटस कोड, लेकिन ये कि जो एपीआई गेटवे है वो एक स्टेटस कोड आपको जनरेट करता है, जो कि रिस्पांस में आपको जाता है कि या तो इधर तो वो जो आप एपीआई दे रहे हो वो यूआरएल रिक्वेस्ट दे रहे हो, या तो सिस्टम में एक्सिस्ट ही नहीं करती है, या तो वो इनवैलिड है। अब इसमें ये एक चीज गेटवे ऐड से कर दूं, हाँ, कि ना भले माइक्रो सर्विस नहीं, आम भी जो हम वेबसाइट अगर बनाते हैं ना, तो दो किस्म की वैलिडेशन उसमें होनी चाहिए। एक तो फ्रंट एंड पे हो और एक एपीआई के लेवल पे हो, सही है। और ना उसमें बिजनेस की वैलिडेशन सारी कवर होनी चाहिए कि आपको श्योरिटी हो कि जब ना मेरे कंट्रोलर से निकल के सर्विस तक आएगा ना, तो ये चीज़ें होंगी, बिजनेस का मेरा फेल नहीं होगा कभी भी। अगर बिजनेस फेल है ना तो आपको तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो वहीं से उसको कटा सकते हो। हाँ, ये जो तुम बात कर रहे हो ना कि हम अगर जैसे कुछ फट गया अंदर, कि जैसे वो क्या कि ऑर्डर प्लेस किया उसने और वो एक सर्विस कामयाब हो गई, दूसरी फट गई क्योंकि वो बैठी हुई थी, तो उस केस में तो ना वो होता है कि वो क्यू में जाके बैठ जाएगा और क्यू में जब दोबारा रिस्टार्ट होगी सर्विस तो वो क्यू से अपना सामान उठाने लगेगी। तो इन दी एंड वही बात होगी कि ना इन दी एंड काम हो जाएगा।
मतलब रिस्पॉन्स एक जेनेरिक रिस्पॉन्स है ना, मतलब कोई एक्यूरेट रिस्पॉन्स हम नहीं, डिपेंड नहीं अगर कर सकते बिजनेस कि नहीं नहीं, अगर बिजनेस फेल हुआ है ना, तो आपकी पहली लेयर उसको कटा देगी कि भाई जैसे उसको कोई आईडी चाहिए या उसको कोई अकाउंट नंबर चाहिए, अब एपीआई से या फ्रंट एंड से नहीं आया, तो इतना आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं ना आपको। मतलब पहली के बजाय आप मतलब 3 सर्विसेज अगर आपकी काम करने वाली हैं, तो वो जो वैलिडेशन वाली लेयर होगी ना, वो सबसे पहले ही होगी कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए फ्रंट एंड से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए कि प्रोसेस आगे बढ़ा दिया और बीच में जाके पता चल रहा है कि यार ये तो चीज़ ही नहीं आई है फ्रंट एंड से। समझ रहे हैं? एग्जैक्टली तो मतलब हम गेटवे पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगाएं गेटवे पे वैलिडेशन नहीं, वाली। गेटवे तो मेरे ख्याल में रिलीज इसलिए होता है ना, खाली उसको एपीआई सिर्फ वो एक्सपोज करने के राउटिंग लिए। के हाँ, एपीआई एक्सपोज करता है, राउटिंग को चेक करता है आप कि आपने कोई, वैलिडेट हाँ किया, बाकी सर्विस, लोड बैलेंसिंग का आप जी मैं बोल रहा हूँ कि कोई सर्विस की लेयर लिख सकते हैं जिसमें से वैलिडेशन हो सारी। सेट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि उसी सर्विस में लिखी जाए हम्म जिस सर्विस की वो वैलिडेशन है, बानिस्बत के अ, मैं एक सर्विस को रिक्वेस्ट, अब मैं रिक्वेस्ट ही उसी सर्विस को कर रहा हूँ, तो वैलिडेशन भी मेरी वही होनी चाहिए, बानिस्बत के एग्जैक्टली। मैं एक सर्विस बनाता हूँ तमाम सर्विस की वैलिडेशंस के लिए। हाँ नहीं नहीं, वो तो अजीब सा फ्लो हो जाएगा, वो पे मोनोलिथिक पे वापस आ जाएंगे। सवाल था वो ये था कि फॉर एग्जांपल हम जो है ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं और मतलब मल्टीपल इंस्टेंसेस भी कर देते हैं, राउटिंग भी कर देते हैं, ताकि हम जो है अपना ये ट्रैफिक जो है ना इसको डिवाइड कर दें ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे मतलब ये क्वेश्चन था कि हम बेसिकली जो है वो रिक्वेस्ट को जमा नहीं होने दे रहे, मतलब बहुत सारी एक वक्त में ना कि ताकि डिवाइडेड हो। लेकिन अगर गेटवे पे ही बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाती है जिसकी वजह से जो गेटवे है जो राउट कर रहा है वही जी जैम हो जाता है, तो फिर आगे का मैकेनिज्म वो नहीं, ऑटोमेटिकली स्लो उसमें डाउन देखें, नहीं हो जाएगा। उसमें नहीं, उसमें मैंने आपको बताया है ना कि अगर रिक्वेस्ट लिमिट बढ़ गई तो लोड बैलेंसर होता है गेटवे के आगे, वो उसको बैलेंस करता है लोड को, वो इंस्टेंस को बढ़ा देता है। किसी भी सर्विस पे लोड आ गया काफी ज्यादा, जैसे त्रास की 12 की इसकी डील आती है, तो उसमें फर्स्ट कर लिया ऑटो सर्विस के ऊपर काफी रश पड़ गया है तो ट्रैफिक का, तो क्या होगा कि वो उसके अगर एक्सीड करके आए उसकी एक लिमिट से जो कि आप डिफाइन करते हो 2000 रिक्वेस्ट पर सेकंड या 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड, देन वो क्या करेगा, उसका इंस्टेंस बना देगा और रिक्वेस्ट को डाइवर्ट कर देगा वो दो इंस्टेंस की तरफ। अगर और रिक्वेस्ट आ गई देन वो एक और तीसरा इंस्टेंस बना देगा, जो जो रिक्वेस्ट कम होती जाएंगी इंस्टेंसेस भी वो उसी हिसाब से कम करता रहेगा। ये लोड बैलेंसर कर रहा है ना, जी तो ये मैं ये कह रहा हूँ मतलब, लेकिन एट द एंड ये लोड बैलेंसर ही रिक्वेस्ट को डिवाइड कर रहा है ना। फॉर जी जी एग्जांपल 100 थे तब भी लोड बैलेंसर 100 को कैटर कर रहा था एक इंस्टेंस, 200 हुए रिक्वेस्ट तो वो 2 इंस्टेंस पे करना शुरू हो गया, जी बिल्कुल 300 हुई तो 3 इंस्टेंस पे करना पड़ा, मतलब बेसिकली। लेकिन कर तो मतलब रिक्वेस्ट तो एंटरटेन जो है वो लोड बैलेंसर ही कर रहा है ना, जी जी तो उस पे लोड बैलेंसर पे मतलब ऐसा का इफेक्ट नहीं आ सकता कि वो भी बैठ जाए कि इतनी सारी होगी तो उसको डिवाइड करना इंस्टेंस पे उसको मुश्किल हो रहा है। हो सकता है, लेकिन ऐसी मतलब लोड लोड बैलेंसर बैलेंसर काफी। जो है वो हाँ बोले एक बार। मैं कह रहा हूँ लोड बैलेंसर खुद रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर रहा, वो बस राउट कर रहा है। तो इट्स वेरी रेयर कि एक साथ इतने सारे रिक्वेस्ट आए कि लोड बैलेंसर बैठ जाए, कि हाँ उसमें मतलब समझ नहीं आया कि हो सकता है, लेकिन वो मतलब माइक्रो सर्विसेज से उसका ताल्लुक नहीं है काइंड ऑफ। लोड भी बैलेंसर जस्ट एक्सेप्ट डाइवर्टर है ना। उसमें भी एक्सेप्शंस होती हैं, अगर आपके पास एक्सेप्शन में वो बैठ गया है तो वो उसे रीस्टार्ट कर देता है, कॉन्फ़िगरेशन लिख देता है पहले ही। बिल्कुल। शरिया तुम्हारा हाथ खड़ा हुआ है काफी देर से। अच्छा, श्रीवास भाई अगर नहीं, वो इतने क्योंकि मेरी भी डिस्कशन में मेरी बात हो गई है वैसे, चलो सही है। फायदा नहीं सही, है। अगर कोई सवाल नहीं है तो ये भाई स्क्रीन भी स्टार्ट हो गई है श्रीवास भाई। ठीक है, तुम निकल जाओ फिर मैं एंड में करूँगा। सही है, ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक अल्लाह थैंक यू जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज। यू।